देश अगले कुछ दिनों में अपनी सरकार चुनेगा। चुनाव के बाद कैसे बदलेगी देश की सूरत? एबीपी न्यूज पर पेश है घोषणा पत्र। नरेंद्र मोदी जी, आपका बहुत स्वागत है। इस समय आपके दर्शकों को हमारा नमस्कार। धन्यवाद। इस समय हमारे दर्शक एबीपी आनंदो, एबीपी माझा और एबीपी न्यूज़ पे ये इंटरव्यू देख रहे हैं। घोषणा पत्र की परंपरा है कि बहुत ही स्पष्ट सवाल होते हैं और कोशिश होती है कि जवाब भी उतने ही स्पष्ट हों। सवाल जवाब के लिए मेरे साथ सुमन डे, राजीव खांडेकर और मैं शाजी जमा। आगे बढ़ें इससे पहले एक परिचय। पचास साल पहले। हाँ साहब, कितनी चाय चाहिए? कितने की है चाय? 10 पैसे की एक चाय। एक चाय देना। 50 साल बाद सामंतशाही मानसिकता घर कर लेती है और तब उनको विचार आता है लोकसभा का चुनाव महत्वपूर्ण है, कांग्रेस को जीतना भी चाहिए, लेकिन ये तो बेइज्जती का सवाल है कि चाय वाले से भिड़ना। बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, कोई बराबरी नहीं है। भाइयों बहनों, वे नामदार है और मैं कामदार हूं। स्टेशन पर चाय बेचने वाला छोटा सा लड़का नरेंद्र आज बन गया है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी का सबसे बड़ा उम्मीदवार, नरेंद्र भाई मोदी। उम्र 63 साल, गुजरात के छोटे से कस्बे वडनगर में जन्म। गरीब परिवार में जन्मे मोदी का बचपन भी तंगहाली में गुजरा। जब उम्र खेलने की थी तब नरेंद्र मोदी का मैदान हुआ करता था रेलवे प्लेटफॉर्म और हाथ में खिलौने की जगह हुआ करती थी चाय की केतली और ग्लास। स्टेशन पर सैनिकों को चाय पिलाते पिलाते नरेंद्र मोदी भी देश के लिए कुछ करने और कर गुजरने का सपना देखने लगे और ये सपना उन्हें ले गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास। छोटी सी उम्र में ही नरेंद्र मोदी आरएसएस के स्वयंसेवक बन गए। दूसरे परिवारों की तरह ही कम उम्र में नरेंद्र मोदी की भी शादी करवा दी गई, लेकिन देशभक्ति के जज्बे ने मोदी को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। 1970 में नरेंद्र मोदी आरएसएस के फुल टाइम प्रचारक बने। 1975 से 1977 तक जब देश में इमरजेंसी लगी थी तो नरेंद्र मोदी ने अंडरग्राउंड रहकर विरोध की आवाज बुलंद की। 1987 में नरेंद्र मोदी बीजेपी से जुड़कर पहली बार सक्रिय राजनीति में दाखिल हुए। एक साल के भीतर ही उन्हें गुजरात बीजेपी का महासचिव बना दिया गया। 8 साल तक नरेंद्र मोदी बीजेपी के संगठन को मजबूत करने और फैलाने में जुटे रहे। 90 के दशक में नरेंद्र मोदी के जिम्मे 2 बड़े काम आए। आडवाणी की रथ यात्रा की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी को मिली। कन्याकुमारी से कश्मीर तक मार्च की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी को मिली। 1995 में नरेंद्र मोदी को बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। साल 1998 में मोदी को बीजेपी का महासचिव चुना गया। इसी साल नरेंद्र मोदी को 5 राज्यों का प्रभारी बनाया गया। नरेंद्र मोदी के जीवन में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साल 2001 में आया, जब उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। फरवरी 2002 में मोदी को मुख्यमंत्री बने सिर्फ 5 महीने ही हुए थे जब गुजरात दंगों की आग में जल उठा। सैकड़ों लोगों की जान गई। मोदी सरकार पर भी सैकड़ों सवाल उठे। दंगों के बाद 2002 में ही गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए और मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को बड़ी जीत मिली। उसके बाद 2007 और फिर 2012 में मोदी की सरकार बनी। मोदी चौथी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। मोदी पर दंगों के सवाल उठते रहे, लेकिन वो आगे बढ़ते रहे। गुजरात को विकास का मॉडल बनाया। देश भर में मोदी की लोकप्रियता को देखते हुए 2013 में उन्हें बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। देश में इस वक्त एक ही नारा गूंज रहा है, अब की बार मोदी सरकार।
और खुद मोदी की नजर है 272 प्लस पर। देश को मजबूत सरकार चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए भाइयों, और मजबूत सरकार बनाने के लिए मोदी को 300 कमल की जरूरत है, 300 कमल। घोषणा पत्र की परंपरा के मुताबिक सबसे पहले आप बताएंगे कि देश आपको वोट क्यों दे। 2014 का चुनाव एक आशा लेकर के आया है, ये होप का चुनाव है, और पूरी तरह अविश्वास, भरोसे का संकट, स्टैग्नेंसी, बेशुमार भ्रष्टाचार, जितनी नकारात्मक बातें हैं किसी एक सरकार के साथ कभी नहीं जुड़ी होगी, वो इस सरकार के साथ जुड़ी हुई है। और उसके कारण एक तरफ भयंकर निराशा का माहौल है और दूसरी तरफ लोगों को लगता है कि भाई घिसी पिटी राजनीति से बाहर क्या कोई जगह नहीं है, क्या देश ऐसे ही तू मैं ही चलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर एक भरोसा पैदा किया है, दो मुख्य बातों के आधार पर किया है। एक गुड गवर्नेंस और दूसरा डेवलपमेंट। सामान्य से सामान्य मानवी को भी लगता है कि हमारी समस्याओं का समाधान कोई हमारी मदद करे उससे नहीं है, कोई व्यक्तिगत रूप से मेरा भला कर दे उससे नहीं है, कुल मिलाकर के देश में बदलाव आना चाहिए। ये हिंदुस्तान का गरीब भी मानने लगा है, रोजगार खोज रहा नौजवान भी मांग रहा है। उसको लगता है भी कोई मेरी उंगली पकड़ के चला दे, ठीक है मैं तो चला जाऊंगा, औरों का क्या होगा। ये सोच व्यापक बन रही है। दूसरा मैं देख रहा हूं कि चुनाव अरिथमेटिक का नहीं है, ये चुनाव 125 करोड़ लोगों के मन की केमिस्ट्री का चुनाव है। अरिथमेटिक में 1+1 होता है, केमिस्ट्री में एक के बगल में 1 11 हो जाता है। ये चुनाव उस प्रकार का है और देश ने मान लिया है। मैं 232 जो मतदान के पहले दौर पूरे हुए हैं उसमें ही सरकार का जाना पक्का हो गया है। और मैं इसलिए भी कहता हूं कि 232 का जो पोलिंग हुआ उसके बाद कांग्रेस की जो बॉडी लैंग्वेज है, कांग्रेस की जो भाषा है, कांग्रेस की जो कोशिश है, इससे साफ झलकता है कि अब उनको बचने का भी रास्ता नहीं मिल रहा है, ये स्थिति है। और मैं मानता हूं कि गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट ये बातें ऐसी हैं कि जिसके कारण देश भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को विजयी बनाएगा। धन्यवाद। सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं। जो सवाल सबके मन में है, सबसे बड़ा सवाल वो ये, नरेंद्र मोदी से सवाल, क्या एनडीए को बहुमत मिलेगा? क्या आपको लगता है कि ऐसी स्थिति आ सकती है कि आपकी वजह से सीटें आए, लेकिन आपकी वजह से कुछ दल समर्थन करने से परहेज करें, तो वो आंकड़ा जो है वो कम रह जाए? पहली बात है, ये अरिथमेटिक के हिसाब के लिए ठीक है। चुनाव अरिथमेटिक वाला नहीं है, चुनाव केमिस्ट्री वाला है। इसलिए जो पंडितों के पुराने जो मानदंड रहे हैं
उन मानकों के आधार पर चुनाव नतीजे का हिसाब किताब गलत निकलेगा। मैं विश्वास से कहता हूं, प्रत्यक्ष चुनाव के कारोबार में लगा हूं, देश का भ्रमण कर रहा हूं और मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट भी रहा हूं और इसलिए मैं साफ मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार एकदम क्लियर कट मैंडेट के साथ शासन में आएगी। एनडीए के साथियों के कारण ताकत और बढ़ेगी। और दूसरी बात है, हमारे देश में परसेप्शन के आधार पर बहुत चीजें चलाई जाती है। हिंदुस्तान के चुनावी इतिहास की ये सबसे बड़ी घटना है कि प्री पोल अलायंस 25 दलों के साथ हुए हो, ऐसा हिंदुस्तान के चुनावी इतिहास में कभी नहीं हुआ है। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि प्री पोल अलायंस बीजेपी प्लस 25 पार्टीज का है। इसलिए दूसरा जो आपका सवाल है वो सवाल इटसेल्फ इररिलेवेंट है। लेकिन मोदी जी, जब आपने प्रचार की शुरुआत की उस वक्त शायद बीजेपी को ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि इस तरह का माहौल हो जाएगा बाद में, इसलिए एक डेस्परेट मूड में इतनी पार्टियां जोड़ी गई। अब उसके बाद जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, खास करके आपकी सभाओं में, उसके कारण पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि जिनका आपके साथ व्यक्तिगत अच्छे संबंध है, ऐसे लोगों के ऊपर भी अब आप निशाना साध रहे हैं, जैसे कि जयललिता हो, ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो। क्या ये कॉन्फिडेंस शुरुआत में नहीं था? क्योंकि महाराष्ट्र में तो ये भी चर्चा थी कि शरद पवार और आप दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं और आप चुनाव में एक दूसरे के साथ आने का भी विचार कर रहे थे। दो विषय आपके बात में से निकलते हैं। एक, शुरू में कॉन्फिडेंस था कि नहीं था। अगर हम शुरू में आज जो भाषा बोलते हैं वो बोलते तो एरोगेंसी के रूप में उसको ब्रांड किया जाता और वो हमें बहुत बड़ा नुकसान कर देता। इसलिए रणनीति और समझदारी दोनों ये कहती है कि नम्रतापूर्वक, विवेकपूर्वक, बहुत बड़ा पहली नजर में लोगों को गले उतरे, ऐसे धीरे धीरे करके जाए तो ये हमारा प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट है। आने वाले 10 दिन में और भी खुलेगा। तो ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। पेड़ा बन के पेड़ा खाओ। हाँ, रणनीति का हिस्सा है। दूसरा, जब मैं महाराष्ट्र जाऊंगा तभी तो शरद पवार की बात करूंगा, तमिलनाडु में जाऊंगा तभी तो जयललिता जी की बात करूंगा, बंगाल में जाऊंगा तभी तो ममता जी की बात करूंगा, उड़ीसा में जाऊंगा तभी तो नवीन बाबू की बात करूंगा। तो आप अगर देखोगे मेरा टाइम टेबल, तो मैं जब उस राज्य में गया हूं, पहली बार पहले ही दिन मैंने मेरी सोच प्रकट की है। तो ऐसा नहीं कि कोई स्थितियां बदली और बदलने के बाद कुछ हमने अपनी रणनीति बदली, ऐसा नहीं है। चुनाव के मैदान में भारतीय जनता पार्टी को अपनी बात स्पष्ट रूप से लोगों को बतानी चाहिए। अगर हम कंफ्यूजन पैदा करेंगे तो नीचे कंफ्यूजन और बढ़ेगा और वो कभी नहीं होना चाहिए। और दूसरा, लोकतंत्र में ये दोगलापन क्यों? सीधी सीधी बात होनी चाहिए कि भाई चुनाव में हम और जयललिता जी सामने सामने है, चुनाव में बात होनी चाहिए हम और नवीन बाबू आमने सामने है। उसमें देश को गुमराह क्यों करना चाहिए? नहीं, लेकिन क्या इसमें सच्चाई है कि शरद पवार और आप एक दूसरे के साथ पॉलिटिकली जाने की बात हो रही थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जहां तक दोस्ती का सवाल है, आपको हैरानी होगी, मेरी लालू जी से भी दोस्ती रहती है जी। हम सार्वजनिक जीवन में है, राजनीतिक विचारधारा के कारण हम अपने अपने स्टैंड लेते हैं, लेकिन ये एक विशाल परिवार है जी, इसमें कोई दुश्मनी थोड़ी होती है।
मोदी जी, यही मेरा सवाल रहेगा कि आपके दिमाग में भी चुनावी अरिथमेटिक रहता है। आप पहली दफा जब बंगाल गए तो आपके हाथों में लड्डू था, दूसरी दफा गए तो आप हाथ में छड़ी, एक स्ट्रिक्ट मास्टर जी बनना चाहे, तो तब तक आपको यकीन और आपको पार्टी को ये यकीन हो गया होगा। जब मैंने लड्डू की बात कही ना, हाँ, तो लोगों ने मुझे कहा आपको रसगुल्ला बोलना चाहिए था। अच्छा, लेकिन तब आपके दिमाग में रहा होगा कि ममता जी एनडीए में आ सकती है। जब आप श्योर हो गए कि वो नहीं आ रहे हैं, तब आप हाथ में छड़ी, स्ट्रिक्ट मास्टर जी बन गए। नहीं, ममता जी नहीं आएगी वो पक्का था, उसमें कोई दुविधा हमारे मन में नहीं थी, कोई दुविधा नहीं थी, और उसमें हमारे मन में कोई आशंका नहीं है। लेकिन मैं जरूर मानता हूं कि लेफ्ट ने जो हालत करके रखा हुआ है उसको बाहर निकालने में अभी ममता जी को काफी समय मिला है, लेकिन वो सिम्टम्स नजर नहीं आते हैं। तो गुस्से से ज्यादा मेरी निराशा है ममता जी के संबंध में। गुस्सा कम है, निराशा ज्यादा है। आपने कहा कि आपने जब चुनाव प्रचार शुरू किया तो आपकी एक प्रकार की वाणी थी, उस वाणी में परिवर्तन हुआ। इस दौरान क्या एक परिवर्तन और हुआ कि जब आपने शुरू किया था तो ये प्रचार निजी आरोप तक नहीं आया था, वहां तक ये आ गया? देखिए, निजी आरोप का किसी का इरादा नहीं होता है और जरूरत भी नहीं होती है, लेकिन चुनावी गर्मी में कुछ न कुछ बातें निकलती हैं। अब इसको आप निजी कहें कि सार्वजनिक कहें। अगर हम कहें कि भाई वॉल स्ट्रीट जर्नल में ये छपा है, अब मुझे कोई बताइए निजी है क्या? अगर हम कहें कि 2G में स्कैम हुआ, राजा का ये रोल रहा, प्रधानमंत्री का ये रोल रहा, ये निजी है क्या? और इसलिए हमारे देश में एक दुर्भाग्य हुआ है कि कुछ न्यूज ट्रेडर्स वो उनके अनुकूल जब बात नहीं होती है तो एक ऐसी चीज को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं मिल बैठ करके, ताकि जैसे मुझे याद है जब मुंबई में आतंकवादियों ने हमला किया, बड़ी गंभीर घटना थी। ये न्यूज ट्रेडरों ने टू हेल्प द कांग्रेस पार्टी इश्यू बना दिया कि देश पर हमला है, इस समय आतंकवाद की टीका नहीं होनी चाहिए। मैं हैरान हूं, अगर आतंकवादी हमले के समय आतंकवाद की चर्चा या टीका करना ये जैसे कोई गुनाह है, ये न्यूज ट्रेडरों ने खड़ा कर दिया। ये ऐसा ही हो रहा है कि भाई फर्स्ट फैमिली है, कुछ नहीं बोल सकते। अब किसकी क्या मजबूरी है मैं नहीं जानता हूं, हमारी तो कोई मजबूरी नहीं है। हाँ, उनके लिए हल्के शब्द प्रयोग हम करते हैं, और मेन टीम छोटे मोटे कार्यकर्ताओं से होता होगा, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तब तो मैं मानता हूं कि बराबर है। दूसरा प्रॉब्लम क्या हुआ है जी, मैं कोई आप लोगों की आलोचना नहीं करता हूं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में से व्यंग और विनोद खत्म हो गया है। हम एक कहावत भी नहीं बोल पा रहे हैं, ऐसा उसका आधा वाक्य उठा करके न्यूज ट्रेडर ऐसे उठाते हैं। अगर सार्वजनिक जीवन में व्यंग और विनोद नहीं होगा तो क्या हालत हो जाएगी? ये तीखे बाण का आनंद होना चाहिए। एक दिन पार्लियामेंट में डिबेट था, शरद पवार का भाषण हुआ, बाद में सुषमा जी का भाषण हुआ। तो सुषमा जी ने बोला कि समझ नहीं आ रहा है कि शरद पवार है कि ललिता पवार है। पूरे पार्लियामेंट ने उसको इतना एंजॉय किया था, इतना एंजॉय किया था, शरद पवार ने भी एंजॉय किया था। यही बात आज होती है, पता नहीं ये न्यूज ट्रेडर कहां से कहां आग लगा देते हैं, और इसलिए ये भी जरा अतिरेक हो रहा है। अगर सार्वजनिक में हंसी खुशी व्यंग विनोद ये नहीं होगा तो होगा क्या? तो आपने जो जीजा जी कहा रॉबर्ट वाड्रा को, ये उसी विनोद का और व्यंग का हिस्सा है? नहीं, देखिए पहचान तो करनी पड़ेगी ना। पहचान कैसे करोगे बताइए? जो घटना घटी है तो एक परिवार का संबंध है। संबंध इसी शब्दों में, मुझे कोई और शब्द तो मालूम नहीं है, कोई और होता तो मैं और बोलता, क्योंकि ये रिलेशन के लिए यही शब्द शायद प्रयोग होता है, यही होता है जी। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में, आपकी निजी जिंदगी में अगर कोई झांकता है
आप भी तो सार्वजनिक जीवन में हैं, आपका जीवन भी उसी तरह से पारदर्शी है, तो आप पर आरोप लगते हैं, तो क्या वो सही है? मैंने ये कहा कि भाई मेरे पर आरोप लगे वो गलत है और सही है, मैं आरोप लगाता हूँ वो गलत और सही है? उसके लिए तो देश है, देखता है, देश देखेगा, उसमें क्या है। नहीं, लेकिन आपने भी मन में किस हद तक ये आरोप होते रहेंगे इसका आपने कुछ तो आपका आकलन होगा, लेकिन मैं जब तक हारूंगा नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मैं जब तक पराजित नहीं होता हूं तब तक आरोप चलते रहने वाले हैं। क्योंकि पराजित चुनाव में नहीं, जिंदगी के हर प्रकार से मैं एक असफल व्यक्ति बन जाऊंगा, तभी आरोप से बंद होने वाले। क्योंकि आरोप लगाने वालों की मन की स्थिति ये है कि हम 12 साल से एक आदमी के पीछे इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसको खरोच भी नहीं आती क्या है, तो उनके ईगो का प्रॉब्लम है। अब होगा धीरे धीरे ठीक। मेरा ये कहना था कि आपने आपके मन में किस हद तक आरोप हो सकते हैं इसका कुछ तो आपके मन में एक आकलन होगा, लेकिन आपने जब चुनाव में आपका एफिडेविट दिया और उसके बाद आपके मैरिटल स्टेटस के बारे में जिस तरह से आरोप और चर्चा हो गई, क्या आपने ये एक्सपेक्ट किया था कि ये भी हो जाएगा इसकी चर्चा? मुझे किसी चीज का आश्चर्य नहीं होता है, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं ऐसी भी बातें चलती हैं। अब उनके पास कुछ है नहीं तो क्या करेंगे, क्या करते रहेंगे। बंगाल में हर चुनावी क्षेत्र में खुद ममता बनर्जी मुख्यमंत्री जाकर आपकी निजी जिंदगी का वो एफिडेविट वाला हिस्सा बता रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? मुझे कुछ नहीं लगता है, उनकी मर्जी, उनके पास जो शस्त्र है वो उपयोग करें। इसके लिए मन में क्या कटुता आलोचना क्यों करनी चाहिए? आपकी जो लोगों को जज करने दीजिए ना। आपकी जो समस्या है, एक तो जो आपको करीब से देख रहे हैं, आपकी राजनीति को करीब से देख रहे हैं, वो मानते हैं कि एनडीए के अंदर एक समस्या हो सकती है, एनडीए के बाहर समस्या हो सकती है। एक समस्या पार्टी के अंदर भी है। हाल की रैली में आपने जोशी जी को अपना आसन दिया और वो उस पर बैठे, लोगों ने देखा, लेकिन समस्या उस आसन की नहीं है, समस्या एक बड़े आसन की है जिसके लिए पार्टी ने आपको चुना है, प्रधानमंत्री के आसन की। क्या आपको लगता है कि आपकी दावेदारी से बहुत से लोगों को लगता है कि उनके दरवाजे बंद हो गए वहां तक पहुंचने के लिए? नंबर 1, मोदी ने जिंदगी में कभी किसी चीज की दावेदारी की नहीं है और न ही मैं कोई पद पाने के लिए पैदा हुआ हूं। मेरी जिंदगी के निर्णय भारतीय जनता पार्टी करती है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक समर्थक सिपाही हूं और आज तक जहां भी पहुंचा हूं वो मांग करके नहीं पहुंचा हूं, छीन करके नहीं पहुंचा हूं, योजना से नहीं पहुंचा हूं। जब जो मैं काम मिलता है कठोर परिश्रम करता हूं, त्याग तपस्या परिपूर्ण प्रयास रहता है मेरा, और मैं कल के विषय में ज्यादा नहीं सोचता हूं। वो मेरी प्रकृति में नहीं है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि ये जो इलेक्शन है ये आरएसएस लड़वा रहा है। तो ये इलेक्शन बीजेपी लड़ रही है, आरएसएस लड़ रहा है, मोदी लड़ रहा है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? मैं साफ मानता हूं कि ये चुनाव ऐसा है देश में 2014 का, जो कोई राजनीतिक दल नहीं लड़ रहा है, कोई उम्मीदवार नहीं लड़ रहा है, देशवासी चुनाव लड़ रहे हैं, पूरा देश चुनाव लड़ रहा है। मोदी जी, थोड़ी देर पहले आप जीतने और हारने की बात कहा, तो क्या अगर प्रधानमंत्री बन पाए तो आपके हिसाब से, आपके मूल्यांकन से वो जीतना है? समझा नहीं मैं। अभी आपने कहा कि आप जीतना और हारना, जिंदगी में जीतना और हारने के बारे में आपने कहा, तो आपके हिसाब से जीतना क्या है? अगर आप प्रधानमंत्री बन पाए इस भारतवर्ष का, तो क्या आपके हिसाब से वो जीतना है जिंदगी में? पहली बात यह है, हमारा लोगों का मकसद क्या है? हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है कि इस देश को इस सरकार से मुक्ति दिलाना। हमारा मकसद है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। वो मकसद पूरा हुआ मतलब विजय हुआ, मकसद पूरा नहीं हुआ तो विजय रह गया। अभी राजीव ने सवाल पूछा आरएसएस के बारे में। आपका बचपन से जुड़ाव है आरएसएस के साथ, जाहिर है आपकी सोच पर, आपके जो क्रियाकलाप हैं उस पर आरएसएस की छाप होगी। अगर आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो प्रधानमंत्री की हैसियत से आप जो करेंगे, जो सोचेंगे, उस पर भी संघ की छाप होगी क्या? पहली बात है, मुझे सरकार चलानी है। सरकार चलती है संविधान के तहत, और मैं मानता हूं
सरकार का एक ही रिलीजन होता है, इंडिया फर्स्ट। सरकार की एक ही होली बुक होती है, अवर कॉन्स्टिट्यूशन। सरकार की एक ही भक्ति होती है, भारत भक्ति। सरकार की एक ही कार्यशैली होती है, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी, आप और मोहन भागवत दोनों 1950 के बॉर्न है। आप दोनों का प्रचारक बन के मतलब साथ साथ आपका करियर जो है वो हो गया। उनका आप जहां तक आए हैं उसमें पर्सनल कुछ जो आपके संबंध है उसका कुछ फायदा हुआ आपको यहाँ आने में? उनके बजाय उनके पिताजी का मुझे बहुत फायदा मिला। उनके पिताजी गुजरात में संघ के प्रचारक थे और मेरे प्रारंभिक जीवन में बहुत छोटा बच्चा था तो उनका पिताजी का मुझे बहुत प्यार मिला था। एक प्रकार से मैं कह सकता हूं मुझे उंगली पकड़ के चलाते थे। तो ये तो मैं परमात्मा की कृपा मानता हूं कि ऐसे जीवन के साथ मुझे बचपन में जोड़ने का अवसर मिला था। नरेंद्र मोदी से सवाल, क्या मुसलमान आपसे डरते हैं? हम देश में बहुत से लोग आपका समर्थन करते हैं, ऐसे भी हैं जो समर्थन नहीं करते। आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो जाहिर है आपसे उम्मीद होगी कि दोनों तरह के लोगों को आप एक ही नज़र से देखें। ऐसे में अगर आपकी पार्टी से एक आवाज़ उठती है कि जो नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है वो पाकिस्तान जाएं, ये आवाज़ आपको विचलित करती है? मेरा 2002 का आपके पास लाइब्रेरी में पढ़ा होगा, चुनाव जीतने के बाद 2002 चुनाव जीतने के बाद मणिनगर में मैं शाम को ही मेरे मतदाताओं का धन्यवाद करने गया था। उस दिन का मेरा भाषण है। मेरा भाषण ये है कि ये सरकार उनकी है जिन्होंने वोट दिया है। ये सरकार उनकी भी है जिन्होंने वोट विरोध में दिया है और ये सरकार उनकी भी है जो वोट देने गए नहीं है। और मेरी सरकार का मंत्र है अभयम अभयम अभयम, 3 बार बोला हूं। 2002 का है, आप देख सकते हैं। यानी गिरिराज जी के बयान से आप सहमत नहीं हैं? कोई सहमत नहीं हो सकता है। मोदी जी, अभी आपने आरएसएस के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो एक उसमें इस तरह का ये आता है कि बंच ऑफ थॉट्स में भी है कि जो माइनॉरिटीज है वो अगर मेजॉरिटी का जो कल्चर है उसको एक्सेप्ट कर ले तो बहुत सारी समस्या हल हो सकती है। क्या आपको लगता है कि इस विषय की जब हम बात कर रहे हैं, अच्छा होगा कि बंच ऑफ थॉट किताब के रिव्यू का एक कार्यक्रम रखा जाए और जो इसके एक्सपर्ट लोग हैं उनको बुला करके बात हो तो शायद एबीपी न्यूज के दर्शकों को ज्यादा फायदा होगा। तो अच्छा होगा कि हम लोग एक अच्छा चुनाव के बाद बहुत बढ़िया कार्यक्रम बनाना चाहिए। और इसके एक्सपर्ट कई लोग हैं जिन्होंने इस पर किताबें लिखी हैं, टिप्पणियां लिखी हैं, पक्ष और विपक्ष में लिखी हैं। तो आई थिंक देश को भला होगा, लाभ होगा। आपने ये दावा किया अक्सर कि आप विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे भी आते हैं आपके भाषण में जिससे लगता है कि ये मामला सांप्रदायिकता की तरफ जा रहा है, जैसे पिंक रेवोल्यूशन। क्या वो सही है? मुझे बहुत बड़ा दुख होता है कि मेरे देश के इतने बुद्धिमान पत्रकार मेरे सामने बैठे हैं, इतने पढ़े लिखे हैं। कोई मुझे समझाए पिंक रिवॉल्यूशन शब्द में सांप्रदायिकता कहां आई, कोई मुझे समझाए। आप मेरे पास एक नौजवान आया, बड़ा हाईली क्वालिफाइड लड़का है, वो एक सर्वे लेके आके आया कि जैसे गांव के किसान की अगर जमीन जाए और वो बर्बाद होता है, वैसे ही पशु जाना उसकी पूरी इकोनॉमी को खत्म कर रहा है। कष्टों में भी वो पशु को पालेगा तो खैर अच्छी स्थिति नहीं होगी तो 4 लीटर दूध नहीं देगा तो 1.5 लीटर देगा, लेकिन घर चल पाएगा। आज हिंदुस्तान के कई राज्यों के गांव
किसान मर रहा है, पशु उसके जा रहे हैं। जा रहे हैं क्यों? तो तत्कालीन लोभ में आकर के वो दे देता है। ये पूरी तरह मुद्दा आर्थिक विषय है। जैसे किसान की जमीन लेना वो पाप है, वो बिन सांप्रदायिकता का मुद्दा नहीं है, वैसे ही पशु ये उसकी बड़ी संपत्ति है और भारत ने सीरियसली सोचना पड़ेगा। और आवश्यकता है कि देश में, मैं तो कहने वाला हूं भाई, कुछ लोग स्टडी करिए, अगर इस प्रकार से पशु विहीन हमारी अवस्था बन जाएगी तो आगे वाले, अच्छा आज भारत को मिल्क प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की चिंता करने की जरूरत है। हमारे यहाँ कैटल की संख्या की तुलना में मिल्क प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, उसके साइंटिफिक तौर तरीकों पर सोचने की जरूरत है। अब जैसे गुजरात में मैं कैटल कैंप लगाता हूं और कोशिश करता हूं एक पशु को 3 किलोमीटर से ज्यादा दूर जाना ना पड़े, ताकि उसकी ट्रीटमेंट करता हूं। और मैं इस विषय में इतना सेंसिटिव हूं, हिंदुस्तान में मनुष्य के कैटरेक्ट के ऑपरेशन आज भी कई जगह पे दिक्कत है। कोई एनजीओ कैंप लगाए तो होते हैं, गरीब आदमी को कैटरेक्ट का ऑपरेशन भी मुश्किल है। मेरे राज्य में पशु का भी मैं कैटरेक्ट ऑपरेशन करता हूं जी। मेरे यहां पशु की डेंटल ट्रीटमेंट होती है। इतना ही नहीं, मैंने अभी मेरे यहां से वेटरनरी डॉक्टरों की एक टीम अमेरिका भेजी। इसलिए भेजी कि आजकल बड़े घर के लोग, इनको खून निकल न जाए, इसलिए लेसर टेक्निक से ऑपरेशन होता है। मैंने कहा ये मेरे पशुओं को लाभ मिल सकता है क्या? मेरे गुजरात के वेटरनरी डॉक्टर अमेरिका जाकर के पढ़ करके आए और आज मैंने कई सेंटर्स पे पशु के ऑपरेशन लेसर टेक्निक से कर रहा हूं। मैं मानता हूं ये देश की बहुत बड़ी संपत्ति है, गांव की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा आधार है। इसको हम निग्लेक्ट न करें, इस पर हम बल दें। इसको अगर कोई सांप्रदायिक का रंग से रंग देगा तो मेरे देश का इतना बड़ा दुर्भाग्य होगा। भगवान ऐसे न्यूज ट्रेडरों से बचाए। आपने जो बात कही उसके जवाब में आप कत्ल खानों की बात करते हैं, तो एक समुदाय विशेष की रोजी रोटी भी उससे जुड़ी है। दूसरी बात यह कि एनडीए के कार्यकाल में भी मीट एक्सपोर्ट बड़े पैमाने पर हुआ, तो उस समय आपकी सरकार ने क्यों नहीं किया कुछ? मैं देखूंगा उस समय उनके क्या प्रॉब्लम थे, मैं देखूंगा, लेकिन इन दिनों स्थिति गंभीर होती गई। उस समय हो सकता है, शुरू में मेरे पास डिटेल नहीं है, उस समय हो सकता है कि हमारे पास दूध न देने वाले पशुओं की संख्या एक्सेस हुई हो, उस पर से एक विचार बना हो। लेकिन ये आपकी जानकारी सही नहीं है कि कोई एक कम्युनिटी इस बिजनेस में है, ऐसा नहीं है जी। मेरे कई जैन मित्र हैं जो इस व्यापार में है। इसको किसी कम्युनिटी से मत जोड़िए। मुद्दा अब जैसे एनवायरमेंट का प्रॉब्लम होता है तो किसी का कारखाना बंद हो जाता है तो उसकी जाति देखते हैं क्या? एनवायरमेंट के कारण किसी ने अगर हो हल्ला किया और किसी का कारखाना बंद हो गया तो कारखाना बंद होने की जाति देखते हैं क्या, कि एनवायरमेंट की चिंता करते हैं? उसी प्रकार से रूरल इकोनॉमी को देखेंगे कि हम कारखाना किसका बंद हुआ उस रंग से रंगेंगे। तो ये देश का प्रॉब्लम मोदी नहीं है, ये घिसी पीटी परवर्टेड सोच का परिणाम है कि उसको हर चीज उसी एक कॉर्नर में ले जाने की कोशिश होती है। लेकिन मोदी जी, आपका जो भाषा है भाषणों में, दिल्ली सल्तनत, शहजादा, उसे भी बोला जाता है कि एक विशेष समुदाय को टारगेट करके बोलते हैं। कमाल हो भैया, ये शहजादा शब्द हमारे इतिहास में हम पढ़ते थे जी, शहजादा शब्द पढ़ते थे। अभी एक दिन कांग्रेस के लोगों ने, लोग बोल रहे हैं आप कांग्रेस ने 4-5 साल पहले की बात है, सोनिया जी को राजमाता करके बोला था जी। काफी देर तक राजमाता कहते थे। अब मैं कोई कांग्रेस वालों को कहने जाऊं कहेगा कि भाई ये राजा रजवाड़े चले गए, अब राजमाता क्यों बोल? ठीक है, बोल दिया उन्होंने। नरेंद्र मोदी से सवाल, क्या आपने राजधर्म निभाया? आपसे बहुत दफा दंगों के बारे में बहुत सारे सवाल हो चुके, जिम्मेदारी पे सवाल हो चुके, कोर्ट केस पर हो चुके, कुत्ते के पिल्ले के बारे में भी हो चुके। एक सवाल मेरा थोड़ा सा अलग, कि किसी भी राज्य में किसी भी नागरिक की जान जाती है
तो अंततः जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है, नैतिक जिम्मेदारी होती है। वो जिम्मेदारी आप लेते हैं? देवन से ली है। मेरे विधानसभा भाषण है, मेरे सब इंटरव्यू में है, अवेलेबल है। बस मेरी प्रार्थना है, रिसर्च कर दीजिए, सब कुछ अवेलेबल है। आप जो चाहते हैं वो जवाब उसी शब्दों में है। ऐसा लगता है कि एक ऐसा समय आया जब आपने मुस्लिम समुदाय से संपर्क बढ़ाने की कोशिश की। पहली बात है, मेरी जिम्मेवारी है गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते 6 करोड़ नागरिकों से जितना जुड़ सकूं उतना जुड़ना चाहिए। और इन दिनों मुझे देश की जिम्मेवारी मिली है तो एड़ी चोटी का जोर लगा करके 125 करोड़ के तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। ये मेरी पार्ट ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड आई मस्ट डू इट। हो सकता है 100 कदम चलना हो, 3 चल पाऊं, 5 चल पाऊं, 7 चल पाऊं, वो अलग विषय है, लेकिन ये मेरी जिम्मेवारी है कि मेरे देश के हर किसी व्यक्ति तक, मेरे राज्य के हर व्यक्ति तक पहुंचने का मुझे प्रामाणिक प्रयास करना चाहिए। उसमें मुस्लिम समुदाय भी शामिल है। मैं ये आपकी टर्मिनोलॉजी, इस टर्मिनोलॉजी में कभी जाने वाला नहीं हूं। अब रस्सी बांध करके मुझे ले जाओगे तो भी नहीं ले जा पाओगे। मैं मेरे देशवासियों को मिलूंगा। मैं एक ही भाषा समझता हूं, ये मेरे भारतवासी हैं, ये मेरे भाई हैं। ये आप जिस कलर से देखना है आपकी मर्जी, मोदी उस कलर में जाने वाला नहीं है। ये काम कल मुझे चुनाव हार जाओ तो हार जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन देश को तबाह कर दिया इस भाषा ने, बर्बाद कर दिया है आप लोगों ने सोच ने। उस सोच को मैं कभी भी ओन नहीं करूंगा। और आप मेहरबानी करके मेरी स्वतंत्रता पर इस प्रकार से हमले करना बंद कर दीजिए। मोदी जी, जब 2002 के दंगों की बात आती है और हमेशा आपसे ये अपेक्षा होती है और आप इसका कई बार, सैकड़ों बार जवाब दे चुके हैं कि मैं उसके बारे में उस वक्त बोल चुका हूं जो मुझे बोलना है 2002 में। सब कुछ बोलता हूं, ऐसा नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप, मेहरबानी कीजिए, ये भाषा ठीक नहीं आपकी। मैं 2007 तक हर व्यक्ति को हर सवाल का हर समय जवाब दिया है। प्रिंट मीडिया में पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पढ़ा है। आप लोग इसको रिसर्च कीजिए। आपको बुरा लगे, भला लगे, और आप चाहो कि मैं आपसे दब जाऊं तो होने वाला नहीं है। नहीं, आप चाहो मुझे नोच लो, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। हाँ, 2007 में जब दोबारा यूपीए बना और उन्होंने षड्यंत्र करके कोर्ट कचहरियों में सुप्रीम कोर्ट तक मुझे घसीट के, फिर मुझे लगा कि अब मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को स्वतंत्र करना चाहिए। आज तक हिंदुस्तान के किसी मुख्यमंत्री को 9 घंटे किसी पुलिस वाले ने ग्रिल किया है? ये मुख्यमंत्री है जिसको 9 घंटे तक पुलिस अफसरों ने ग्रिल किया था, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको वीडियो रिकॉर्डिंग करके देखा था। ये सब कसौटियों से निकला हूं और आगे भी हर कसौटी के लिए तैयार हूं। लेकिन झूठ और राजनीतिक इरादों को सरेंडर कोई करे तो मोदी होने वाला नहीं है। नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि आपको क्या लगता है, आपसे जो मांग की जाती है वो सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? वो आप पूछने वाले तय करो, आप किसका एजेंडा लेके आए हो। नरेंद्र मोदी से सवाल, अच्छे दिन कैसे आएंगे? मैंने मैनिफेस्टो पढ़ा आपकी पार्टी का। बहुत सारे दावे हैं, वादे हैं। जो नहीं है वो ये है कि ये कब होगा और कैसे होगा। अरे मेहरबान, हर जगह पे एक्सपायरी डेट लिखी होती है क्या? 5 साल के लिए मैनिफेस्टो होता है, 5 साल के लिए सरकार बनती है, 5 साल के अंदर उस काम को करना होता है। कुछ काम होते हैं आरंभ कर देने होते हैं, कुछ काम होते हैं 5 साल में पूरे भी कर देने होते हैं। बड़ा साफ होता है जी। मैनिफेस्टो 21वीं सदी की पूर्णाहुति के लिए नहीं होता है जी, एक सरकार के कार्यकाल के लिए होता है। आपकी पार्टी काले धन पे बहुत बात करती है, लेकिन जो स्वर आते हैं, जैसे बाबा रामदेव ने कहा कि अगर काला धन आ गया तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। राम जेठमलानी हालांकि आपकी पार्टी में नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर काला धन आ गया तो हर हिंदुस्तानी को एक मारुति कार मिल जाएगी। क्या वाकई काला धन है? क्या वाकई उसको विदेश से लाया जा सकता है? या ऐसा तो नहीं कि आप ऐसी उम्मीद जगा रहे हैं जो पूरी ना हो?
एक बात तो सारे देश में चर्चा है कि भाई विदेशी बैंकों में हिंदुस्तान का पैसा है और बाय एंड लार्ज उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। अब ये जानकारियां सरकार के पास हैं, हम सरकार में नहीं हैं, जो सरकार में है वो इसका जवाब देते नहीं हैं। तो हमारा स्टैंड ये है कि जब हम सरकार में आएंगे तो हमारी ये प्रायोरिटी रहेगी कि दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। अगर मानो नहीं है तो भी ये हवाबाजी बंद हो जाएगी, और अगर है तो हम लाएंगे। किसी का अनुमान है कि इतने लाख करोड़ है, किसी का अनुमान है इतने हजार करोड़ है, तो ये अलग अलग लोगों के अलग अलग इंफॉर्मेशन चैनल है। अधिकृत जब सरकार में हम बैठेंगे तो अधिकृत जानकारियां मिलेगी। दूसरा, ये विषय तो है, इसको तो कोई इनकार नहीं कर सकता। छोटा है, बड़ा है, मतभेद हो सकता है, लेकिन एक बार देश हित में ये क्लियर होना जरूरी है। अब इसके लिए लीगल टीम की जरूरत पड़े, इंटरनेशनल रिलेशन को जानकार की टीम पड़े, इंटरनेशनल लॉ को जानना, ऐसे लोग बैठेंगे, फ्रेमवर्क तय करना पड़ेगा। हो सके तो विदेशों से संधि करनी पड़ेगी ताकि वो अपनी बातें हमारे सामने डिस्क्लोज करें। तो उसके जितने पहलू, और ये आशा क्यों जगी है कि दुनिया के कई देशों ने अपने कानून बदले हैं और इसका लाभ हिंदुस्तान ने लेना चाहिए, उसमें से आया। काले धन की इतनी तीव्रता पहले नहीं आई थी, ये आई इसलिए कि कई देशों ने अपने चीजों को निकलवाया, उसके कदम उठाए। तो भारत ने भी आज जब अंतर्राष्ट्रीय माहौल बदला है तो फायदा लेना चाहिए। मोदी जी, हमारे हर सर्वे में देखा गया है कि इस देश के लोगों को सबसे बड़े मुद्दा है महंगाई का घटाना। तो आपके सरकार अगर आए तो महंगाई आप कैसे घटाएंगे? इसके लिए आपको सरकारी खर्च कितना कम करना, किस सेक्टर को आप प्रायोरिटी देंगे महंगाई घटाने के बारे में? आज छोटी छोटी बातें हैं, कैसा प्रॉब्लम है। हमारे देश में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का रियल टाइम डाटा ही नहीं है। बताइए, अगर आपके पास रियल टाइम डाटा नहीं है तो प्रॉब्लम क्या होता है कि हम पहले कम दाम से पल्सेस एक्सपोर्ट करते हैं। क्यों? कि भाई दाम टूट जाएंगे। बाद में ध्यान में आता है कि यार देश के पास तो पल्सेस है नहीं, तो 4 गुना दाम से मंगवा लेते हैं। पहले हम चीनी एक्सपोर्ट करते हैं, फिर 2 महीने के बाद पता चल यार चीनी तो है ही नहीं, चीनी मंगवा लो। 8 रुपए में भेजते हैं, 80 रुपए में लाते हैं। ये जो है मैस हो गया है। अगर रियल टाइम डाटा हो तो आप तय कर सकते हो भाई गेहूं इतना है, इतनी रिक्वायरमेंट है, और लल पीरियड में आप तय कर सकते हो भाई अब साउथ में गेहूं खाना शुरू किया है, चलिए हम गेहूं को ट्रांसफर करें और वहां पर हम स्टोर कर दें। लेकिन मोदी जी, ये तो लॉन्ग टर्म है। ये लॉन्ग टर्म नहीं है, ये तो तुरंत करने वाले काम है जी, तुरंत करने वाले काम है। दूसरा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मिजरेबली फेल गया है। मैं मानता हूं उसको 3 हिस्सों में बांट देना चाहिए, उसकी 3 जिम्मेवारियां पक्की करनी चाहिए। एक हिस्सा वो हो जिसका काम सिर्फ प्रोक्योरमेंट का रहे, किसानों का जैसी फसल आए एक्टिवली और उसको उसी का जवाब देना चाहिए। दूसरी पार्ट ये हो जो सिर्फ स्टोरेज का काम देखे, वेयर हाउसेज बनाए, रखे, संभाले, ये भीग रहा है, चूहे खा रहे हैं, वो सब बंद हो जाए। और तीसरा, डिस्ट्रीब्यूशन वाला डिपार्टमेंट अलग हो। अगर हम इस वैज्ञानिक तरीके से चीजों को करेंगे, आज कोई धान की कमी नहीं है जी। दूसरा, हमारे देश का एक दुर्भाग्य है कि एक रेलवे स्टेशन पर टमाटर आए हैं और यहां से मानो मुंबई टमाटर ले जाने हैं, लेकिन एक दिन पहले मार्बल आया है और मार्बल भी मुंबई ले जाना है। रेलवे कहता है जो पहले आया वो गया, तो मार्बल पहले जाता है, टमाटर पड़ा रहता है, खराब हो जाता है। तो हम रेलवे में एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रायोरिटी को क्यों न दें, ताकि हमारा किसान जो पैदा करता है वो समय से पहले पहुंचे। छोटी छोटी चीजें हैं जी, थोड़ा कोई माइंड अप्लाई करें, हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अगर मैंने सही सुना तो आपने शायद हमें न्यूज़ ट्रेडर कहा। आपको नहीं कहा। अच्छा, आपको नहीं कहा। अच्छा, शुक्रिया। हाँ, लेकिन आप तय कीजिए, आप न्यूज़ ट्रेडर में आते हैं कि मीडिया में आते हैं, वो आप तय कीजिए, मैं आपको आरोप क्यों लगाऊं। जब भी कोई व्यक्ति सत्ता की दावेदारी करता है तो मीडिया के मन में कुछ प्रश्न उठते हैं
कि क्या इनके आने से हमारे अधिकार पर कोई आंच आ सकती है, तो क्या मीडिया को आपसे डरना चाहिए? पहली बात है, अगर उनको किसी से डर लगता है तो क्षेत्र छोड़ देना चाहिए। लोकतंत्र में मीडिया अगर ताकतवर नहीं होगा तो लोकतंत्र चलेगा नहीं, और ऐसा डरपोक मीडिया देश को नहीं चाहिए, भाग जाने वाला नहीं चाहिए मीडिया। मजबूत मीडिया चाहिए, डट करके खड़ा रहे, कितना ही बड़ा तिस्मार खां आगे राजनेता आया हो तो भी खड़ा रहे, ऐसा मीडिया चाहिए। भागने वाली बात मत करो भाई, और भागते हो तो मुझे कहना मैं मदद करूंगा, बचाऊंगा। नहीं, लेकिन मीडिया तो डरेगा। अगर मीडिया को न्यूज ट्रेडर का ठप्पा मार के अगर देश का एक बड़ा नेता उसको अगर बाजू कर दे, अगेन 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 वेरीफाई। मैं सिर्फ न्यूज ट्रेडर की बात करता हूं, मैं मीडिया की बात नहीं करता हूं। मैं मीडिया का सम्मान करता हूं। आपका काम है न्यूज ट्रेडर कौन है उसको खोज लीजिए। आप गले क्यों पड़ाते हो? आप राजनेताओं को भ्रष्टाचारी कहते हो, तो मैं क्यों टोपी पहनूं भाई? जो भ्रष्टाचारी है मोदी क्यों पहन ले? मैं पॉलिटिक्स में, मैं भी भ्रष्टाचारी हूं, आप भी क्यों पहन लेते हो? आप हिम्मत रखो, आप डेमोक्रेसी की एक बहुत बड़ी ताकत हो, विश्वास रखो ना, ऐसे घबरा क्यों जाते हो? जैसा कि आपने कहा कि हम डटे रहें, हिम्मत रखें, तो बिल्कुल उसी भावना के साथ अगला सवाल आने दो। नरेंद्र मोदी से सवाल, क्या आपकी सरकार अंबानी और अडानी की सरकार होगी? जी, ये आपका प्रश्न नहीं है। राजनीतिक विरोधियों ने चलाई हुई कथा को आप लेके घूम रहे हो, और मीडिया से अपेक्षा नहीं है। आपसे अपेक्षा ये है, 14 साल गुजरात में मोदी ने कैसे राज चलाया है। मोदी की पहचान ये है कि पहले यहां सरकार चलती थी तो कॉरिडोर में दलाल घूमते थे। 14 साल हो गए, आज लोग कहते हैं कि यार एक सरकार ऐसी आई है कि कोई दलाल जा नहीं पाता है। आज भी हिंदुस्तान के कह सकते हैं लोग कि एक सरकार ऐसी है कि जिसको दबाया नहीं जा सकता है, खरीदा नहीं जा सकता, चलाया नहीं जा सकता। 14 साल का मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बोलेगा। ये राजनीतिक आरोपों को कम से कम आप जैसे मीडिया के लोगों ने ओन नहीं करना चाहिए। हियर आई एम यूजिंग वर्ड मीडिया। जी, राहुल गांधी जी ने कहा कि आपने टॉफी की कीमत पे जमीन दी अडानी को। आपने उसका जवाब इस तरह से दिया कि बच्चे का मन गुब्बारे से भर गया तो बच्चा टॉफी पर आ गया। ये एक विनोद व्यंग का तरीका है, लेकिन जो आरोप उधर से लगा उसका जवाब नहीं दिया आपने। जी, मेरे पास डिटेल फिगर अभी नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आपकी चैनल इस पर एक 15-20 मिनट का समय और निकाले। आपके रिपोर्टर को मैं डिटेल दे दूंगा, लेकिन मोटी मोटी डिटेल मैं बता दूं, क्योंकि आजकल क्या होता है कि मैं 4 बोलूं और 4.5 हो तो 3 दिन तक 4.5 की 4 पर मोदी क्यों बोले इस पर विवाद होता है। इसलिए एग्जैक्ट आंकड़ों, लेकिन गुजरात में 85 to 95 कांग्रेस की सरकार थी। उसने जमीन किस दाम से दी, किसको दी, इसके आंकड़े अवेलेबल है। 97 में शंकर सिंह वाघेला की सरकार थी, कांग्रेस के समर्थन से चल रही थी। उन्होंने 25 पैसे में जमीन दी है, कुछ जमीन तो 5 पैसे में दी है। ये एक जी सरकार भाजपा की ऐसी है कि जिसने पैरामीटर तय किए हैं, नॉर्म्स तय किए हैं, और आपको देश को ये बताना चाहिए, रिसर्च करके बताना चाहिए। मैं कहता हूं इसलिए नहीं, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमीन के विषय में गुजरात की नीति और राज्यों ने फॉलो करनी चाहिए। ये और अभी का है, 3 साल पहले का। अगर आपको राहुल की बात अच्छी लगती है, आपको मुबारक, सुप्रीम कोर्ट की अच्छी लगती है तो आप देश की जनता को बताइए। और मैं आज रिक्वेस्ट करता हूं आपको, ये सारी चीजें आपके रिपोर्टर को मिल जाएगी मेरी सरकार में से, देश के सामने जरा रखिए तो सही, और ये सिद्ध कीजिए कि नेता झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी, हम जरूर रखेंगे और आपका डेटा आंकड़ों लोगों तक पहुंचा देंगे। वेरीफाई हो ना, जो मैं दूं वो नहीं, वेरीफाई जो हो वो करना चाहिए। हाँ। राहुल गांधी, आपके राजनीतिक विरोधी, ये बता रहे हैं कि आपके सरकार अगर बने तो वो अमीरों का सरकार होगा, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, इसको भी मेरे ट्रैक रिकॉर्ड से आपने जज करना चाहिए। मैं
साल में एक बार वाइब्रेंट गुजरात समिट करता हूं मेरे राज्य में इन्वेस्टमेंट के लिए, और वो प्रयोग इतना सफल हुआ है कि अब सभी राज्य उसको करने लगे हैं। तो एक प्रकार से हमने एक ट्रेंड सेट किया है। लेकिन ये मैं 2 साल में एक बार करता हूं और सिर्फ 2 दिन के लिए करता हूं। लेकिन मैं हर वर्ष जून महीने में 13, 14, 15 जून, जबकि गुजरात में 45 डिग्री टेम्परेचर होता है, घर के बाहर निकलने की कोई हिम्मत नहीं करता। मुख्यमंत्री, सभी मंत्री, सभी आईएएस अफसर, सभी आईपीएस अफसर, सभी फॉरेस्ट सर्विस के अफसर, हम करीब हजारों की तुलना संख्या में सभी लोग सरकार के गांव जाते हैं, घर घर जाते हैं, बच्चियों को स्कूल ले जाने के लिए पसीना बहाते हैं। और उसका कारण है कि आज मेरे यहाँ 100% एनरोलमेंट है। मेरे यहाँ हजारों की तादाद में मैं कैटल कैंप लगाता हूँ। उसका परिणाम यह है कि मेरे यहाँ आज दूध उत्पादन में 85 to 90% इंक्रीज हुआ है। मेरे यहाँ माइनस एग्रीकल्चर ग्रोथ रहता था। वी आर नॉट एग्रीकल्चर स्टेट एट ऑल। पानी का प्रबंध नहीं है मेरे यहाँ, लेकिन हम हर वर्ष 1 महीना कृषि महोत्सव चलाते हैं, वो भी बारिश के पहले यानी मई जून की गर्मी में। यूनिवर्सिटी के 800 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, पूरे राज्य के 1000 के करीब प्रोग्रेसिव फार्मर, सरकार का पूरा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट एंड मुख्यमंत्री खुद, मंत्री सब, हम महीने भर गांव में जाते हैं, किसानों के साथ बैठते हैं, पुरानी पद्धतियों को कैसे छोड़ना चाहिए, नया क्या लेना चाहिए, ये दवाई लेना ठीक नहीं, ये है। वी आर फर्स्ट इन इंडिया हु स्टार्टेड सॉइल हेल्थ कार्ड। हिंदुस्तान में मनुष्य के पास हेल्थ कार्ड नहीं है, हमारे राज्य में किसानों के पास सॉइल हेल्थ कार्ड है। सॉइल हेल्थ के कारण उसको पता चलता है उसकी जमीन में क्या कमियां हैं, उसकी जमीन किस क्रॉप के लिए अनुकूल है। उसका परिणाम ये हुआ है कि हिंदुस्तान का एग्रीकल्चर ग्रोथ 2.5% से आगे नहीं जा पा रहा है। गुजरात जो कि कभी एग्रीकल्चर स्टेट नहीं था, आज पूरे 10 साल का एवरेज 10% प्लस है एग्रीकल्चर का। ये सारे कामों को आप अमीरों का काम कहते हो क्या? नंबर 2, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हमारे देश में 19% ग्रोथ है, गुजरात का 85% ग्रोथ है। ये अमीरों का काम है क्या? गुजरात में जब हम आए 11 यूनिवर्सिटी थी, आज 43 यूनिवर्सिटीज है। क्या आप इसको अमीरों का काम कहते हैं क्या? गुजरात में जब मैं आया तब इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 13,000 सीटें थी, आज 1,13,000 है। क्या ये अमीरों का काम हो रहा है क्या? मैं जब गुजरात में आया तब मेरे यहाँ कॉटन ग्रोवर कॉटन पैदा करते थे, 23 लाख बेल मेरे यहाँ प्रोडक्ट होता है, आज 1,23 लाख बेल्स कॉटन पैदा होता है। क्या ये अमीरों का काम है क्या? तो ये राजनीति बंद होनी चाहिए, ये झूठ के गुब्बारे बंद होने चाहिए, और टॉफी बेचने वालों को देश स्वीकार नहीं करेगा। एक सवाल आपकी छवि के बारे में। देश में जो लोग आपको पसंद करते हैं वो इतना पसंद करते हैं कि आपके चेहरे का मुखौटा लगाकर सामने आते हैं। जो पसंद नहीं करते वो यहाँ तक कहते हैं कि आपका जो चेहरा है वो खुद एक मुखौटा है, जो आपका चेहरा है वो खुद एक मुखौटा है, ये वो कहते हैं। आप क्या हैं? भगवान ने मुझे अगर शक्ति दी होती खुद को जानने की, समझने की, तो पता नहीं मैं कहां से कहां पहुंच जाता। और इसलिए मेरे पास ईश्वर ने वो शक्ति नहीं दी है कि मैं खुद को जान पाऊं। आप जैसे मित्रों के माध्यम से ही जानने की कोशिश करता हूं। कभी आपको अच्छा लगता हूं, कभी आपको बुरा लगता हूं, लेकिन सब चीज मेरे सर आंखों पर है। घोर विरोध है तो भी सर आंखों पर है, अतिशय प्रेम है तो भी सर आंखों पर है। विरोध है उसको प्रेम में पलटने की प्रयास करूंगा, और जो प्रेम करते हैं लेकिन अंधा करते हैं तो उनको सत्य दिखाने की भी कोशिश करूंगा। दोगली जिंदगी नहीं जीऊंगा, मुखौटा बन करके देश के सामने नहीं रहूंगा, जैसा ही वैसा जीने का कोशिश करूंगा। मोदी जी, आपके ऊपर जो प्रेम करने वाले हैं उससे महाराष्ट्र में एक नया संकट पैदा हो गया है। वो ये कि राज ठाकरे आपको सपोर्ट कर रहे हैं,
उनका ये कहना है कि सबसे पहले उन्होंने ये बात कही थी कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होने चाहिए और शुरू से वो ये कहते आए हैं। लेकिन अब जब वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि ये बिन बुलाए मेहमान है और इनके सपोर्ट की जरूरत नहीं, अगर सपोर्ट करना है तो अंदर आके करिए। आप इस सारी चीज को कैसे देखते हैं? जहां तक 16 मई के बाद जब चुनाव नतीजे आएंगे, मेरा पक्का विश्वास है कि सरकार चलाने के लिए कोई भी ऐसे सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन देश चलाने के लिए सबके सपोर्ट की जरूरत रहेगी। और मेरा ये मत है कि लोकतंत्र में देश चलाने के लिए राजनीति से ऊपर उठ करके हर किसी का सहयोग लेना चाहिए। सरकार चलाने के लिए जरूरत पड़ने वाली नहीं है, जनता हमें भरपूर देने वाली है, लेकिन देश चलाने के लिए सबका सपोर्ट लेना चाहिए। अगर अमेठी में राहुल जी जीत करके आते हैं, संभावना कम है, और वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनते हैं, तो उनका भी सहयोग लेना चाहिए, ये मेरा मत है। देश ऐसे नहीं चलता है जी। देश चलाना है, सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। सरकार चलाने के लिए ठीक है, जनता ने जो वर्डिक्ट दिया उनको लेकर के चलेंगे। इस पर मतभेद है लगता है पार्टी में कि रॉबर्ट वाड्रा पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी। ये मैं समझता हूं कि बहुत ही गंदा सवाल है, बहुत गंदा सवाल है। एक तरफ देखें तो कोई कानून से परे नहीं है। मान लीजिए नरेंद्र मोदी पर कोई इल्जाम हो और कल मानो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गया, तो क्या उस पर केस चलने चाहिए कि नहीं चलने चाहिए? चूंकि मैं प्रधानमंत्री बन गया इसलिए नहीं भाई साहब बंद करो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैं किसी से परे तो हूं नहीं। मैं मेरी बात बताता हूं, मैं जिनके लिए आपने पूछा उसका जवाब नहीं दे रहा हूं, इसलिए मिक्सअप मत करना। वो न्यूज ट्रेडर वाला खेल आप तो नहीं करेंगे, मुझे भरोसा है। लेकिन सरकार में मेरा 14 साल का अनुभव मैं बताता हूं। मैंने कभी किसी की फाइल खोली नहीं, किसी की भी नहीं, और मेरा ये मत रहा है कि अगर मैं उसमें उलझ जाता ना तो उसमें घुसता ही चला जाता, मैं कोई अच्छा काम नहीं कर पाता। इसलिए मैंने वो दरवाजे, ये मेरी व्यक्तिगत सोच है, इसको मैं सरकारी सोच के रूप में नहीं बता रहा हूं, तो मैंने अपने आप को इससे अलग कर दिया 14 साल में, और मैंने नए पॉजिटिव इनिशिएटिव पर ही बल दिया। मुझे मालूम तक नहीं होता है पुराने की ये होगी चलती होगी, वो सरकार जाने, सरकार का काम जाने। हम 5 साल के लिए आते हैं, 5 साल में ये कूड़ा कचरा लेके घूमते रहेंगे कि कुछ अच्छा करेंगे? तो व्यक्तिगत मेरा मत है कि मेरी शक्ति ये कूड़े कचरे में न जाए, ये मेरा मत है। मेरी शक्ति सकारात्मक कामों में जाए, अच्छा करने में जाए, वरना 5 साल बहुत कम समय होता है जी। इसी में हम उलझे रहेंगे तो देश का भला क्या करेंगे? बाकी कानून का काम करता है, वो करता रहे। ये सवाल इसलिए उठा, ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि आपकी पार्टी की ही आवाज थी कि जमाई बाबू जेल जाएंगे, इसीलिए हमने सवाल पूछा। देखिए, आपने सवाल पूछा, अच्छा बुरा किया, मेरा मुद्दा नहीं है। हर गली मोहल्ले की चीजें हम इकट्ठी करके कि वो सारा जवाब मुझे देना पड़े, ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा भाई? मेरी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है, वही हम तो रिफ्लेक्ट करेंगे। एक बड़ा राष्ट्रीय प्रश्न, नरेंद्र मोदी से सवाल, कश्मीर का क्या हल है? क्या ये सही है कि आपकी तरफ से कोई पहल हुई थी एक अलगाववादी से बात करने की? मैं तो सुन करके मेरे तो हैरानी हुई ये कहां से आया। खैर आज तो शायद मैंने मालूम नहीं, मैंने मीडिया देखा नहीं, बोले क्लियर हो गया, किसी ने कह दिया कि नहीं हम कोई मोदी के दूत नहीं था, मुझे नाम भी मालूम नहीं है जी। एक कोई ऐसे ही चलती है गपोड़बाजी। पाकिस्तान के बारे में आपकी पार्टी आरोप लगाती है यूपीए पर कि कमजोर रवैया है पाकिस्तान के प्रति। आपकी नजर में मजबूत रवैये की परिभाषा क्या है? पहली बात यह है, हम लोग देश को ऐसे चलाएं, देश को ऐसा बनाएं ताकि कोई हमें आंख न दिखाए, और
हमें भी दुनिया के सामने आंख दिखा करके व्यवहार नहीं कर सकते। आंख दिखा करके भी दुनिया नहीं चल सकती, आंख झुका करके भी नहीं चल सकती। बात आंख मिला के होनी चाहिए और वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक रेसिप्रोसिटी होती है, वही उत्तम तरीका होता है। इसी से जुड़ा एक और सवाल, नरेंद्र मोदी से सवाल, क्या आप अमेरिका जाएंगे? सवाल ये कि क्या आप अमेरिका जाएंगे अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो? ये बड़ा लोडेड सवाल है जी। लोडेड सवाल है। देश की जनता ने मुझे देश का काम करने के लिए चुना है। आपकी शख्सियत के एक पक्ष को हम देखते हैं, वो आपका औपचारिक चेहरा है, जो इस समय भी देख रहे हैं, मंच पे भी देखते हैं। इसके अलावा भी तो एक नरेंद्र मोदी होंगे। अब 10 बजे से ज़्यादा हो गया इस वक्त। आधिकारिक और राजनीतिक कार्य जब समाप्त होता है तो नरेंद्र मोदी क्या करते हैं? मेरा कोई कार्यकाल समाप्त तो होता ही नहीं है। मैं बहुत वर्कोहलिक हूँ और सोने का समय या खाने का समय इतना छोड़ दूं, जो मैं खुद के लिए ईश्वर ने जो व्यवस्था की है तो मुझे उपयोग करना पड़ता है। बाकी सारा समय मैं और मेरा गुजरात, लोगों के काम, इसी में लगा रहता हूँ जी। देखिए, आज मैं अभी आया एयरपोर्ट से, पूरे दिन भर मैं छत्तीसगढ़ था, महाराष्ट्र था, मेरी 3D सभा थी। लेकिन जब मैं जलगांव से निकला तो पता चला कि बड़ी आंधी आई है, तो मैंने वहीं से शुरू कर दिया, बताओ भाई क्या स्थिति है, कोई मरे हैं क्या लोग, कहीं नुकसान हुआ है क्या। फटाफट मैं उसमें लग गया, इसके कारण आपके पास भी देर से पहुंचा। तो मैं चैन से बैठ नहीं सकता हूं। मेरा मन ऐसे में ब्रह्मांड हो चुका है। यही मेरी जनता ही मेरा भगवान है। मोदी जी, इस दफ्तर में पैर रख के ही पता चला है कि आप स्वामी विवेकानंद का बड़ा भक्त हैं। आपके बार बार भाषणों में वो आता है। मैं बंगाल से हूँ। बेलूर मठ से आपका लगाव है। मैंने सुना है कि आप बेलूर मठ गए थे साधु बनने के लिए, तो क्या वो हिस्सा आपकी जिंदगी का बताएंगे हमें? वैसे अभी भी कुछ मेरे साथी स्वामी जी जो हैं अभी भी है वहाँ, वो भी बताएंगे आपको। स्वामी आत्मस्थानंद जी हैं। अब तो आयु भी बहुत हो गई। अभी मैं उनके पास गया था, लंबे अरसे तक उनके पास में रहा था। अच्छा। उनके एक गुरु बंधु थे, उनके पास में मैं काफी रहा था। तो खैर वो एक अलग दुनिया है, इसको कहाँ खोलेंगे। आजकल मिस करते हैं उस दुनिया को? मेरा बहुत ही उन सबसे बड़ा लगाव है, सबसे लगाव है मेरा। लेकिन अब जो कर नहीं पाता हूं तो याद करता हूं तो पीड़ा हो जाती है, तो मैं इसी काम में लगा रहता हूं। मोदी जी, अपने राज्य से जुड़ा कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। एक है कि आप पे ये आरोप सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस लगा रहे हैं कि आप राज्य को तोड़ना चाहते हैं। आप दार्जिलिंग एक सीट के लिए आप गोरखालैंड को जो मांग है उसको सिंपैथी से विचार करने का आश्वासन दिया है, जो कि सत्ताधारी पार्टी बोल रहे हैं कि राज्य का तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। इतने बड़े देश में आप रीजनल एस्पिरेशंस को घाव मार मार करके दबाने की कोशिश करोगे तो घाव ज्यादा उभरेगा। सिंपैथेटिकली हर एक की भावनाओं को समझना चाहिए, समझाने की कोशिश करनी चाहिए और संवाद से रास्ते निकल सकते हैं। और ये बात सार्वजनिक रूप से मुझे कहनी चाहिए, मैंने कही है। तो आप समझ के गोरखालैंड की मांग को निरस्त करेंगे? नहीं, मैं क्या कहता हूं, अगर मेरे इस भाषण के वाक्य को किसी ने चैलेंज किया तो मैं आपको समझा रहा हूं। अच्छा। कि क्या है, तो ये है। एक सवाल आपके मैनिफेस्टो के बारे में। राम मंदिर, यूनिफॉर्म सिविल कोड लंबे समय से रहा है पार्टी का एजेंडा, वो कभी पूरा नहीं हुआ जिस तरह से वादा किया गया। आपकी छवि तेज तर्रार नेता की है, क्या आप वाकई पूरा भी कर सकते हैं इसे? देश तेज तर्रारी से नहीं चलता है जी, देश संविधान से चलता है।
देश संवैधानिक मर्यादाओं से चलता है और देश आगे भी संविधान की मर्यादाओं से ही चलने वाला है। तेज तर्रार वगैरह जो है वो चुनाव के लिए होता है, देश चलाने के लिए नहीं होता है। मोदी जी, महाराष्ट्र में आज आपकी जो साथ है शिवसेना और आपको बाहर से सपोर्ट कर रही है वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, इन दो नेताओं, उनके जो नेता है राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र में हमेशा लोगों को ऐसा लगा है कि ये दोनों साथ आएंगे तो अच्छा हो जाएगा। क्या आपने कभी ये कोशिश की है कि इसमें आप कुछ कर सके, क्योंकि आपके दोनों के साथ बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं शुरू से? देखिए, व्यक्तिगत संबंधों को राजनीति के तराजू से तोलना ठीक नहीं होगा और इसलिए मैंने कभी मेरी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया है। मित्रता तक ही बातों को सीमित रखा है। कभी भी मैंने इस विषय का इनिशिएटिव नहीं लिया है, न ही इन चीजों को मैंने हाथ लगाया है और न ही वो काम मुझको किसी ने दिया है। तो मैं मान न मान, मैं तेरा मेहमान करके मैं क्यों उलझूं भाई? तो मैं ऐसी चीजों में उलझता नहीं हूं। एक आखिरी सवाल, नरेंद्र मोदी से सवाल, क्या आपके समर्थन में बॉलीवुड बट गया है? क्या सही है? मेरा बॉलीवुड से बहुत कम परिचय है जी। मैं उस पूरी दुनिया को जानता ही नहीं हूँ। थोड़ा बहुत ये मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ लोग मिलने आए, वो भी व्यावसायिक कारणों से मिले हैं लोग। मुझे इस दुनिया से कोई मेरा परिचय नहीं है कोई ज्यादा। अब बाकी तो हर एक अपनी अपनी पोजीशन लेता है। बॉलीवुड है तो उनके विचार रहते होंगे। हर व्यक्ति को अपना वाणी स्वातंत्र होता है, विचारने का अधिकार होता है और वो पूरे देश में अलग अलग विचार के लोग मिलेंगे। हम कभी ऐसा तो मीटिंग करते नहीं। IITians में कोई भेद हुआ है क्या? मीडिया में भेद हुआ है क्या? 6 मीडिया वाले मोदी के पक्ष में, 8 मीडिया वाले नहीं, ऐसी डिबेट तो कभी नहीं करते। मोदी जी, अगर ये मौका हो आपके सामने कि आप आमिर खान की फिल्म देखें या सलमान खान की, किसकी फिल्म देखना चाहेंगे? पहली बात है कि आप भी ईश्वर को प्रार्थना करो कि मुझे मूवी देखने का समय मिले और मैं देखने के लिए जाऊं। फिर जिसकी पहली मिलेगी देखूंगा। क्या बिल्कुल दोनों एक साथ नहीं देख पाऊंगा? नहीं, लेकिन क्या बिल्कुल देखते नहीं हो फिल्में? मौका ही कहाँ मिलता है जी। बहुत पहले देखते थे। एक कोई अमिताभ जी के साथ उनका एक लॉन्चिंग था तो मैंने पा देखी थी, और एक शायद वो आए थे हमारे, खैर अनुपम जी, उन्होंने एक वो वेडनेसडे या क्या बनाया था, वो शायद वो 2 मैं पिछले 10 साल में, और एक शायद विवेकानंद फिल्म अभी विवेकानंद जी के 150 के समिति बनी, तो उसको मैं, क्योंकि मैं खुद ही उसमें मेहनत करता था उसको सफल करने के लिए, तो मैं कैसे लिए चला गया था। विवेकानंद फिल्म कैसा लगा? अच्छी बनी है, अच्छी बनी। यानी हमारी यंग जनरेशन के, इंटरनेशनल भी यंग जनरेशन को मैसेज देने के लिए, और बड़ा चमत्कार नहीं बताया, वो अच्छा लगा मुझे। बिल्कुल सिंपल, एक समाज सेवक कैसा होता है वैसा फिल्म है वो। तो नरेंद्र मोदी कभी रिलैक्स नहीं करते? मेरा कार्य ही मेरा रिलैक्सेशन है, अलग मुझे एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ती। कितने बजे दिन होता है आपका शुरू? आमतौर पर मैं 5 बजे उठता हूँ। अब वो मैं RSS में था तब से आदत लगी हुई है। मेरी नींद बहुत कम है, बहुत कम है, 3.5 घंटे बहुत हो गया। और इसलिए मेरे सारे जो परिचित मित्र हैं, मेरे डॉक्टर मित्र हैं, उन सबकी मेरे लिए यही शिकायत रहती है कि भले नींद ना आए सो जाओ। लेकिन मेरे लिए वो सफिशिएंट होती है। मुझे आप देखिए, मैं इतना घंटों तक काम करके आया हूँ, आराम से आपसे बातें कर रहा हूँ जी। राज्य में सबसे बड़ा अभी इशू है कि शारदा का घोटाला। राज्य सरकार नहीं चाहती है कि किसी भी मूल्य पर वो CBI ना हो। आपको क्या लगता है? आप खुद शिलीगुड़ी के रैली में उस मुद्दे को उछलाए थे, तो आपको क्या लगता है, होना चाहिए CBI? ये चिट फंड का मसला है ना, बहुत गरीब लोगों का पैसा गया है, इतने छोटे छोटे लोगों का पैसा गया है। अब वो उसमें से कुछ लोगों ने तो आत्महत्या करने तक गया था। ऐसी स्थिति में लोगों को
भरोसा ऐसे कदम तो उठाने ही चाहिए। कौन सा फोरम हो क्या ना हो वो अलग विषय है, लेकिन लोगों को भरोसा हो ऐसे कदम तो उठाने चाहिए। एबीपी आनंदो और एबीपी माझा और एबीपी न्यूज़ की तरफ से आपका बहुत धन्यवाद। हमने बहुत ध्यान से आपके सवाल सुने, और अगर आप सत्ता में आते हैं तो हम चाहेंगे कि मिल के उन जवाबों का मूल्यांकन करें, फिर बात करें। नहीं, करते रहना चाहिए। और बंगाल के लोगों के लिए हम कहेंगे भालो अच्छी, और महाराष्ट्र के लोगों को कहेंगे भरतवा बरावा। धन्यवाद। थैंक यू।